हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके की होने वाली है। जैसा कि आपकी परीक्षा में पीईटी में 10 नंबर का स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे में ये क्लास आपकी कंप्लीट स्टैटिक जीके की होने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा के सिलेबस के अनुसार कराई गई है। तो दोस्तों, इस क्लास में वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और साथ ही वो प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत अपनी सीमा 7 देशों से साझा करता है, जो कि हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनसे भारत अपनी सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक सीमा की। तो भारत अपनी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, जिसके साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और वहीं बात की जाए तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। और कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम सीमा की। तो भारत अपनी न्यूनतम सीमा अफ़गानिस्तान से साझा करता है, जो कि ये 106 किलोमीटर। और भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है जिसका निर्धारण 1947 में किया गया। बात करते हैं पाकिस्तान से लगने वाले राज्य। तो पाकिस्तान से 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये होगी पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात। अब बात करते हैं चीन की। तो बात करें भारत और चीन के मध्य, तो ये मैकमोहन रेखा द्वारा सीमा का निर्धारण होता है। और भारत और चीन के मध्य एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है, और 4 राज्य हैं, जो कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल 5 राज्य हो गए जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं आगे, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, किस देश में स्थित है। तो बात करें वेनिस शहर की, तो ये इटली में स्थित है। और अब देख लेते हैं इटली की राजधानी। तो इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो अब हम बात करने वाले हैं, कुछ देशों को देखेंगे और उनकी मुद्राओं और वहाँ की राजधानी को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अब बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यदि ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तब आपको कैनबरा लगाना है, और यदि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तब यहाँ की राजधानी पर्थ लगाएंगे। अब बात करते हैं अज़रबैजान की। तो अज़रबैजान की राजधानी है बाकू और यहाँ की मुद्रा है मनत। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है यहाँ की मालदीवन रुपया। अब बात करते हैं स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। बात करते हैं घाना। तो घाना की राजधानी है अक्रा और यहाँ की मुद्रा है सेडी। अब बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है रुपया। तो ये मॉरिशस रुपया है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और यहाँ की मुद्रा है क्वाजा। युगांडा की बात की जाए तो युगांडा की राजधानी है कंपाला और यहाँ की मुद्रा है सिलिंग। बात करते हैं तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है यहाँ की सिलिंग। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफ़गानी। इजराइल की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है शेकेल। चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ की एक और मुद्रा है जिसका नाम है युआन। तो ये इन 2 नामों से आ सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। अब बात करते हैं मकाऊ। तो मकाऊ की मुद्रा की बात की जाए, मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो पटाका। तो ये आया हुआ प्रश्न है कि पटाका किसकी मुद्रा है, तो ये मकाऊ की मुद्रा है। अब आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला देश है वो है चीन। तो चीन जो है जिसकी सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगती है।
अब बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश। तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। तो क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम देख लेते हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है और इनका नंबर भी याद रखना है। तो पहले नंबर पर आता है रूस, यानी कि रूस सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर चीन, चौथे नंबर पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत आता है सातवें नंबर पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सातवें नंबर पर आता है और आठवें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी गोवा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? गोवा की। पोर्ट ब्लेयर की बात किया है तो ये किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब बात करते हैं नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बात करते हैं भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और बात करते हैं 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जो कि हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तो इनकी स्थापना कब होती है? 1862 में। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि इनका उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ये इसका उच्च न्यायालय पुडुचेरी में कौन सा लगता है? तो इसका उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। तो ये आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात की जाए तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है मलयालम। कौन सी भाषा है? मलयालम। और यहाँ का उच्च न्यायालय की बात की जाए तो यहाँ उच्च न्यायालय लगता है केरल उच्च न्यायालय। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी और यहाँ कलकत्ता उच्च न्यायालय लगता है। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। बात करते हैं गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इन सब का उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब हम आगे देखते बात करते हैं उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और अब बात करते हैं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो कोई जब धन विधेयक होगा तो उस पर क्या होगी? संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब आगे देखते हैं। बात करते हैं लोकसभा के पहले स्पीकर। तो लोकसभा के पहले स्पीकर यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर जी। तो ये भी आपको याद रखना कौन थे? जीवी मावलंकर जी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी? 80 सीटें हैं। अब बात करते हैं किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो ये शक्ति किसके पास होती है? तो ये राज्यपाल के पास होती है। अब आगे देखते हैं। बात करते हैं लोकसभा या विधानसभा में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा और विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, और वहीं यदि राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। शून्यकाल क्या होता है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो ये कब उठाया जाता है? शून्यकाल में। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तब क्या होना चाहिए? शून्यकाल। उसको शून्यकाल कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए यानी कि धन विधेयक होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। भारतीय राज्यों की बात की जा रही है तो कौन प्रमाणित करेगा? राज्य विधानसभा अध्यक्ष। और यदि ये लोकसभा की बात की जाती, भारत की स्टेट की नहीं, अगर भारत कंट्री की बात की जाती तो यहाँ कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यों की बात की जाएगी तो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत में कैसी प्रणाली है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। और बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली किसकी देन है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की देन है। किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। और सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहले राजस्थान, कहाँ? राजस्थान के नागौर ज़िले में। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ हुई? नागौर ज़िले में। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को।
तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो 552 अधिकतम सदस्य हैं। सार्क की बात किया है तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो ये इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, और इसका मुख्यालय काठमांडू में। तो बात करते हैं सार्क में कौन सा सदस्य देश नहीं है, ये पूछ लेगा तो चीन ऑप्शन में दे देता है, तो चीन जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स है, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो इसमें ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें ये देश हैं। और वहीं बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। अब हम आगे देखते हैं, बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो गायत्री मंत्र के उल्लेख की बात की जाए तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है और ये सूर्यदेव को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सूर्यदेव को समर्पित है और इसका ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख है। और बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में, तो इसमें सोमदेव का उल्लेख है। तो पूछ लेगा कौन से देवता का उल्लेख है, तो सोमदेव का, किसमें है, 9वें मंडल में। अब आगे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत होती है टाउन हॉल कोलकाता से। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो जानकारी है कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी आनंद मठ से मिलती है। कहाँ से, आनंद मठ से। और ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये किसके द्वारा लागू की गई, तो ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की है तो इसको कैप्टन रीड और मुनरो द्वारा लागू किया गया। बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की, तो ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई। और अब बात करते हैं मार्टिन बर्ड जो हैं, इनको उत्तरी भारत के भूमि बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तरी भारत के भूमि बंदोबस्त का पिता किसको कहा जाता है, तो ये मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। अब कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। गीता रहस्य की बात की है तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। अब बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की, तो सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। गुलामगिरी की बात की जाए तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक है और इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले। अब आगे बात करते हैं नबार्ड। तो नबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है और ये शिवरामन सिंह समिति के द्वारा की जाती है। तो किसकी सिफारिश पर की जाती है, शिवरामन सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो कैसी है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, और 5 राज्यों से होकर जाती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इन राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो ये ट्रिक कैसे बनाएंगे, आंधी से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़ और ऊपर से उत्तर प्रदेश और उड़ा से उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। जल दिवस 22 मार्च को होता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। तो ये तीनों काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी % है। तो विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। तो भारत में कितनी है, 17.5% किसकी, वर्ल्ड की। 17.5% वर्ल्ड की जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व का क्षेत्रफल भारत में, तो विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है, 2.4%। तो ये आपको याद रखना है, क्षेत्रफल है 2.4% और जनसंख्या है 17.5%। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के जनक। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक पूछ लेता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है, नरेंद्र सिंह कृपानी जी। मलक्का जल संधि, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जल संधि हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो मलक्का जल संधि है ये किसके मध्य है, तो ये अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के मध्य है। किसके मध्य, अंडमान और दक्षिण चीन सागर के मध्य।
हार्मुज जल संधि की बात कर ली जाए तो ये पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। अब बात कर लेते हैं जिब्राल्टर संधि की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर संधि तो ये किसके मध्य है, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है। सुएज नहर की बात कर ली जाए तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। आगे देखते हैं। अब कुछ खेल और उनसे संबंधित कप या ट्रॉफी हैं तो ये देख लेते हैं। तो बात करते हैं थॉमस कप और उबेर कप, तो ये किससे संबंधित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैडमिंटन से संबंधित है। कौन कौन से, थॉमस कप और उबेर कप। बात करते हैं वेलिंगटन ट्रॉफी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, किससे संबंधित है, ये रोइंग से, नौका दौड़ से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, तो ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, कौन सी, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये किससे संबंधित है, तो ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। बात करते हैं राइडर कप, महत्वपूर्ण है। राइडर कप किससे संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा, सरस्वती सम्मान। और पहला किसको मिला, तो पहला हरिवंश राय बच्चन जी को मिला क्या, सरस्वती सम्मान। अब बात करते हैं भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं और इसमें से 32 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। तो ये भी आपको याद रखना है, मिश्रित वाला तो अच्छे से याद रखना है। कौन सा है, कंचनजंगा, ये कैसा है, मिश्रित है। अब बात करते हैं विश्व धरोहर में शामिल 2 शहर, तो भारत के 2 शहर भी विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन से हैं, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद और राजस्थान का जयपुर। अब बात करते हैं कुछ, ये राजधानी फिर से देख लेते हैं। बात करते हैं जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है यहाँ की येन। और बात करते हैं म्यांमार, तो यहाँ की राजधानी है नायपीताव और यहाँ की मुद्रा है क्यात। ब्राज़ील की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है यहाँ की रियाल। रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है यहाँ की रूबल, महत्वपूर्ण है रूस की। और बात करते हैं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, क्या राजधानी, केप टाउन और यहाँ की मुद्रा है रैंड, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो ये पहले विजेता कौन है रेमन मैग्सेसे के, तो ये है विनोबा भावे जी और इनके द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन, तो ये भी आपका रखना है। भूदान आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो ये विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। आगे देखते हैं। बात करते हैं हार्निवल फेस्टिवल, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये नागालैंड का फेस्टिवल है। राज पर्व की बात की जाए तो ये उड़ीसा का है। अब बात करते हैं चापचार कूट महोत्सव और बांस महोत्सव, तो ये कहाँ के हैं, तो ये मिज़ोरम के हैं। आगे देखते हैं। काला नमक चावल महोत्सव की बात की जाए, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये कहाँ का है, ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। अब बात करते हैं सिडवी, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में, किसका, सिडवी का। अब बात करते हैं कुछ परमाणु संयंत्र हैं, तो तारापुर ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कुडनकुलम और कलपक्कम, तो ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के क्या है, परमाणु संयंत्र के नाम है। अब बात करते हैं केगा, तो ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। अब बात करते हैं काकरापार, तो काकरापार ये कहाँ है, गुजरात में। आगे देखते हैं। बात करते हैं बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ है, इसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर क्या मनाया जाने लगा है, तो ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब, 23 जनवरी को, किसके जन्मदिन के दिवस पर, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। क्रांतिकारियों की बाइबल किसको कहा जाता है, तो क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है बंदी जीवन को, तो ये बंदी जीवन पुस्तक है, इसको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों की बाइबल। और इसके लेखक कौन है, साचिंद्र सान्याल जी, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है माहे नदी। कौन सी नदी है, माहे नदी। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माहे नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, और मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी, लिम्पोपो नदी। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर जी, इनका किससे संबंध है, तो इनका सितार, तो किस से संबंध है इनका, सितार, तो ये कौन थे, सितार वादक थे पंडित रविशंकर जी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो ये क्या थे, ये शहनाई वादक थे। अब कुछ प्रमुख समाधि स्थल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, अभय घाट,
तो ये अभय घाट किसका है, तो ये मोरारजी देसाई जी का है। विजय घाट की बात की जाए तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। एकता स्थल की बात की जाए तो ये ज्ञानी जैल सिंह जी का है। और इन्होंने सबसे पहले वीटो पावर की इस्तेमाल किया था। किसका, वीटो पावर, जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ये राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। तो इसमें क्या था, इन्होंने डाक बिल, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है परीक्षा में, डाक बिल किस पे, डाक बिल पे क्या किया था, वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। चैत्रा भूमि, तो ये किसका है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। शांतिवन की बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। शक्ति स्थल की बात की जाए तो ये इंदिरा गांधी जी की है। अब आगे देखते हैं डॉक्टर डे यानी कि चिकित्सक दिवस की बात की जाए तो इसको 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये बिधान चंद्र रॉय जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब बात करते हैं मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसको मिला, तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसको मिला, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। आगे देखते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये किसको मिला, जी शंकर कुरूप जी को मिला है। किसके लिए मिला है, मलयालम के लिए। और इसमें बागदेवी जी की मूर्ति दी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कौन थी, आशापूर्णा जी। पहला अंग्रेजी में किसको मिला है, तो ये अमिताभ घोष जी को मिला है। और हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए मिला है, इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, जिसके लिए मिला था क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हिंदी में पहला किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत जी को, चिदम्बरा के लिए। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं मालगुडी डेज, ये किसकी पुस्तक है, तो ये R.K. नारायण जी की है। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, तो ये दोनों पुस्तक ये किसकी, अमिताभ घोष जी की। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। और माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। अब कुछ पुरस्कार इनको देख लेते हैं। तो ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। ग्रेमी की बात की जाए तो ये संगीत से संबंधित है। प्रित्जर की बात की जाए तो ये वास्तुकला आर्किटेक्चर से संबंधित है। और एवल पुरस्कार की बात की जाए तो ये गणित से संबंधित है। आगे देखते हैं बैरन ज्वालामुखी, तो ये कहाँ का है, तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो ये है हाथी। और हाथी दिवस कब होता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या होता है, हाथी दिवस और युवा दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है, हाथी दिवस और युवा दिवस कब होता है, 12 अगस्त को। आगे देखते हैं, ये आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया, तो 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये 1986 में आया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो ये 1992 में आया। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। औरंगजेब द्वारा निर्मित बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, औरंगजेब द्वारा। और ये कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो जो ये बीबी का मकबरा है इसको क्या कहा जाता है, इसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। बात करते हैं रानी की बाप, तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। किसके द्वारा, सोलंकी वंश के द्वारा। और इसका जो चित्र है ये 100 रुपये के नोट पर है, तो आपको याद रखना है 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, रानी की बाप का। अब आगे देखते हैं बुलंद दरवाज़ा की बात की जाए तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में बौद्ध धर्म से संबंधित है, अकबर के द्वारा। आगे देखते हैं, बात करते हैं धन विधेयक की, तो धन विधेयक का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 110 में। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं रेड क्रॉस डे की, तो रेड क्रॉस डे का कब मनाया जाता है, 8 मई को। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, रेड क्रॉस का। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला, तो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला देविका रानी जी को। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो गुलाबी क्रांति ये किससे संबंधित है, प्याज और झींगा से संबंधित है। और इसके जो जनक है वो हैं दुर्गेश पटेल जी। अब बात करते हैं रजत क्रांति जो कि अंडों से संबंधित है। नोटों पर चित्र की बात कर लेते हैं। मंगलयान पर, मंगलयान का चित्र किस नोट पर है, तो मंगलयान पर जो चित्र है मंगलयान का ये 2000 के नोट पर है। लाल किला की बात की जाए तो ये 500 रुपये के नोट पर है। सांची स्तूप की बात करते हैं तो ये 200 के नोट पर है। रानी की बाप की बात की जाए तो ये 100 रुपये के नोट पर है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम्पी रथ की बात कर लेते हैं तो ये 50 रुपये के नोट पर है। कोणार्क मंदिर की बात की जाए तो ये 10 रुपये के नोट पर है। और एलोरा गुफाएं की बात की जाए तो एलोरा की गुफा किस पर है, 20 रुपये के नोट पर है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ का, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। तो ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और इसका निर्माण कराया गया था गंगवंश द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं,
कैलाश मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये एलोरा में पहाड़ी काट कर बनाया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर की हैं? तो ये 15वें नंबर की हैं और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये किस जनजाति से संबंधित है? ये भी आपको याद रखना है। तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो ये 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने हो जाते हैं? 2/3। ये आपको याद रखना है, 2/3। अब बात करते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 30 वर्ष है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो कुल 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें कि 84 हैं जो कि एससी से संबंधित है और 47 किसके लिए आरक्षित हैं? एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 5 जून को होता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो ये कौन सा शहर है? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब होता है? तो ये 11 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को होता है। विश्व योग दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 21 जून को होता है। विश्व साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो ये कब होता है? 8 सितंबर। वर्ल्ड टाइगर डे की बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को होता है। क्या होता है? विश्व बाघ दिवस। आगे देखते हैं। बात करते हैं विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस कब होता है? 21 मार्च को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। आगे देखते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी को होता है। श्रमिक दिवस 1 मई को होता है, लेबर डे। और पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये संतूर वादक थे। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। तेरताली लोक नृत्य ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम का नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम का संबंध, तो इसका संबंध केरल से है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो सबसे पहले किसने किया था? कौन महिला खिलाड़ी थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। गुड़ी पड़वा ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला ये कहाँ है? मिथिला बिहार में। जलीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ? जलीकट्टू तो ये जुड़ा हुआ है पोंगल के साथ। तो ये दोनों कहाँ होते हैं? तमिलनाडु के। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। बात करते हैं भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये नागपुर में स्थित है और दलहन कानपुर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्मों में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो ये क्या है? तो भारत रत्न है। और प्रथम किसको मिला है? सी राजगोपालाचारी जी को। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। बात करते हैं परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं? तो परितंत्र के 2 मूल घटक हैं, जैविक और अजैविक। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये टेंसले ने किया। अब बात करते हैं गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव जी हैं।
किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये मैडम क्यूरी जी ने किए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? चिपको आंदोलन। अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। कौन सा है? तो ये ग्रीन पीस आंदोलन था। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। किठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर के निकट है? तो ये आगरा, उत्तर प्रदेश। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। ओजोन परत में होल होने के लिए यानी कि छेद होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार? तो ये CFC। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जाता है? तो वनारोपण द्वारा, यानी कि वृक्षों को लगाकर भूक्षरण यानी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो अप्सरा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। किस नदी पर? महानदी पर। और कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम की बात कर लेते हैं तो आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये आपको याद रखना है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद क्रम आता है शनि। शनि का बृहस्पति के बाद किसका आता है? शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। सूर्य के से दूरी के आधार पर क्रम तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध, सबसे निकट है बुध। उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं और वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। तो सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है? वरुण। और सबसे नज़दीक है बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र जिसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ये हो गए आपके प्रश्न। अब आगे देख लेते हैं। अब ये कुछ वैज्ञानिक उपकरण और इनके प्रयोग हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको देख लेते हैं अच्छे से। बात करते हैं सबसे पहले सोनार की। तो ये इसका क्या काम होता है? तो ये समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। क्या? सोनार। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो ये वायु की गति मापने के लिए होता है। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापने के लिए होता है, बहुत अधिक ताप मापना होता है तो किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। बात करते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो पानी का घनत्व मापते हैं। ये दो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले हैं, हाइड्रो और हाइग्रो। और हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापते हैं। तो हाइग्रो होगा तो हवा की आर्द्रता और हाइड्रो होगा तो पानी का घनत्व। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व यानी कि शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग। स्टेथोस्कोप धड़कन सुनने के लिए, हृदय की धड़कन। बात करते हैं स्फिग्नोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका प्रयोग क्या होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कैरेट मीटर की बात कर लेते हैं तो ये सोने की शुद्धता मापने के लिए होता है। कैरेट मीटर कहते हैं ना कितने कैरेट का सोना है, तो ये कैरेट मीटर होता है। बात करते हैं लक्स मीटर की। तो लक्स मीटर ये प्रकाश की तीव्रता मापता है। रडार की बात करते हैं तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करता है रडार। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ का क्या काम होता है? भूकंप की तीव्रता मापने का होता है। किस पर? रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ। फेदोमीटर की बात करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। पॉलीग्राफ ये झूठ का पता लगाने के लिए होता है। क्या? पॉलीग्राफ। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो ये वायुमंडल की परतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पृथ्वी पर एक मंडल में रहते हैं, तो हम पृथ्वी पर रहते हैं जो कि एक मंडल है जिसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इस मंडल को वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारी वायु यानी कि गैसों का मिश्रण होता है, इस कारण इसको वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के मंडल पर 5 परतें पाई जाती हैं। तो पूछ लेगा कितनी परत पाई जाती है? तो 5 परत पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। मध्यमंडल मेसोफेयर। आयन मंडल आयनोस्फेयर। वायुमंडल एक्सोस्फेयर। तो ये भी आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने हैं और हिंदी में भी, तो प्रश्न हो सकता है कि पूछ लें इंग्लिश में नाम दे करके। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो ये 0 से 18 किलोमीटर तक होता है और सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। तो सभी मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। और सबसे ज़्यादा घनत्व तो यहीं पाया जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहाँ होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है।
बात करते हैं समताप मंडल की, तो ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच होता है और इसमें ताप जो है ये समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। और इस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो पूछ लेगा परीक्षा में हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज वहीं उड़ेंगे जहाँ पर ताप समान होगा, यानी समताप मंडल में। और 10 किलोमीटर के बाद इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो जब 10 किलोमीटर हो जाएगा तो उसके बाद क्या पाई जाती है, ओजोन परत। तो पूछ लेगा हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये भी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल का क्या काम होता है, तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इसका काम होता है उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करना। तो उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, मध्य मंडल। आयन मंडल की बात कर लेते हैं। तो इस मंडल में रेडियो तरंगे और सैटेलाइट होती हैं। तो पूछ लेगा सैटेलाइट और रेडियो तरंगे किस में होती हैं, तो आयन मंडल में होती हैं। बात करते हैं बाह्य मंडल की। तो 640 किलोमीटर से ऊपर क्या होता है, बाह्य मंडल, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। तो ये हो गया बाह्य मंडल। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल ए बी सफलता को